अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ़हील व्लॉग्स। कैसे हैं आप? जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर के हवाले से एग्री ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स से रिलेटेड मैं वीडियो सीरीज़ बनाने लगाऊंगा कि वो किस तरह से गल्फ़ में, अब्रॉड में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ आ सकते हैं। तो उसके हवाले से ये पहली वीडियो है। अगर आप भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इससे रिलेटेड किसी शोबे से वाबस्ता हैं, स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इन जॉब हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह मैं दूंगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्री ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, बीएस, एमएस, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, जितने भी ये सेक्टर्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर गल्फ़ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लें कि आपके लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दो हैं। एक इंडस्ट्री वो है जो कि मेंटेनेंस इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी लैंडस्केपिंग के, इरिगेशन के या मज़रे, एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड्स या जितने भी फार्म्स हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए वो लोग हायरिंग करते हैं कि उनके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो लैंडस्केपिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो होटल्स के लैंडस्केपिंग है, चाहे वो बिल्डिंग्स की लैंडस्केपिंग है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की लैंडस्केपिंग है या किसी भी हवाले से है, या फिर जितने भी फार्म्स हैं, जैसे कि यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर अभी आपको पता होगा कि एक्वापॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सेंट्रल पिवट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और जितनी भी फार्मिंग है वो जदीद तरीके तर्ज आपाशी यानी कि ड्रिप इरीगेशन पे, तो स्प्रिंकलर इरीगेशन पे हो रही है। तो उसके हवाले से जितने भी फार्म्स हैं उन सिस्टम्स की मेंटेनेंस के लिए वो लोग हायर करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को। इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो लैंडस्केपिंग की भी मेंटेनेंस के लिए बहुत सी हायरिंग्स होती है, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र रखे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर मैनेजर होते हैं, हॉर्टिकल्चर इंजीनियर होते हैं, हॉर्टिकल्चर टीम लीड्स होते हैं। तो उसके अंदर भी दोनों शोबाजात से रिलेटेड लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप दूसरी तरफ आ जाएँ कंस्ट्रक्शन वाली साइड। कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, चाहे वो लैंडस्केपिंग का प्रोजेक्ट है, चाहे वो फार्म्स हैं, जितने भी आपके सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो भी जॉब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने एक ऐड डाली कि हमें 10 एग्रीकल्चर इंजीनियर चाहिए, या 10 लैंडस्केप इंजीनियर चाहिए, या 10 इरिगेशन इंजीनियर चाहिए, या 10 हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनको कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए उनको कंस्ट्रक्शन के लिए उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंजीनियर्स की और टीम लीड्स की और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपकी वो एक्सपर्टीज़, वो स्किल्स यूज़ होंगे कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यानी कि प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए होंगे। फॉर एग्जांपल इरिगेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स की इंस्टॉलेशन, सुपरविजन, इस सारे का आपका एक्सपीरियंस होगा। आपको उसके इक्विपमेंट्स के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, आपको पाइपलाइन के बारे में, आपको सॉलिनॉइड के बारे में, आपको कंट्रोलर्स के बारे में सारी मालूमात होगी, इरिगेशन सिस्टम्स की मालूमात होगी। इसी तरीके से अगर लैंडस्केपिंग की बात करें, तो लैंडस्केपिंग के अंदर आपको श्रब्स, फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स, उनकी क्वार्टरली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, उनकी ईयरली मेंटेनेंस, उनकी डिजीज़, श्रब्स के, पाम्स के स्पेशली डिजीज़, उनके कंट्रोल, इसके हवाले से बात की जाती है। तो इसके हवाले से अगर आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पे DHA के अंदर या बड़ी हाउस सोसाइटीज़ के अंदर या बड़े कंपनीज़ के अंदर जो कि अपने लैंडस्केपिंग के लिए प्रॉपर एक टीम हायर करते हैं, तो आप वहाँ पर ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फार्म्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और आप यहाँ पे किसी फार्म कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी एडवर्टाइज़ कर सकती है कि हमें फार्म के लिए इंजीनियर चाहिए, फार्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक वो कंपनी होती है जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट करती है, यानी कि प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करके उसको हैंड ओवर कर देती है क्लाइंट को, और एक वो कंपनीज होती हैं जो कि उस कंस्ट्रक्शन के हैंड ओवर के बाद उसकी मेंटेनेंस करवाती हैं। तो खुशी की बात यह, अच्छी बात यह है कि दोनों को ही आपकी ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इंजीनियर की ज़रूरत है, एग्री ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, एग्रोनॉमी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्स्ट फेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग उनको हेल्प करते हैं, और उसके बाद जब मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे वो प्रोजेक्ट 3 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यही है कि एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्री ग्रेजुएट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये लोग प्रॉपरली प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के लिए टीम्स हायर करते हैं। तो इस हवाले से आपको सबसे पहले अपनी सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी कि आप किस लेवल पे फॉल करते हैं। क्या आप कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या आप मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस रखते हैं,
क्या आप जो है वो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या आप डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। सबसे पहले अपने विजन का तयन कर लें कि आप कहाँ से आए हैं और आपने कहाँ जाना है। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं और या फिर अभी आप 6-7 सेमेस्टर में हैं तो अभी से आप प्लानिंग कर सकते हैं। उसी के हवाले से आप डिग्री में अपना प्रोजेक्ट तयन करें, उसी पे रिसर्च वर्क करें, उस पर इंजीनियरिंग मुकम्मल करें और उसी के हवाले से आगे जॉब में अपने कैरियर में एंटर हों। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अक्सर लोग पहले जो है मैकेनाइजेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हमें इरिगेशन में जाना है। जब उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि क्योंकि जॉब नहीं मिलती तो जो मिलेगा कर लेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जब आपको ये पता ही नहीं है, आपने अपने रास्ते का तयन ही नहीं किया, आपको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर आप किस तरीके से अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। सबसे पहले अपने रास्ते का तयन करें, अपनी चीज़ें पूरी रखें, अपना होमवर्क पूरा रखें, फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप गल्फ़ के अंदर जॉब चाहते हैं तो इसके 3 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आपकी हायरिंग, आपको क्लाइंट आपको यहाँ की कंपनी सेलेक्ट करे, ऑनलाइन आपकी CV देखे लिंक्डइन के ऊपर या जैसे भी किसी भी सोर्स से, और आपको सेलेक्ट कर ले और आपको यहाँ पर बुला ले। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाएं, अपने कनेक्शंस जो हैं उस रिलेटेड कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, और अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करें, उनसे एडवाइस लें कि किस तरीके से इस कंपनी में अप्लाई किया जाएगा, और वो आपको वहाँ से सपोर्ट मिल जाए और आप डायरेक्टली हायर हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान की अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि मैन पावर सप्लाई करती हैं। उसकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ही उनकी डिटेल भी है। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, बड़े शहरों के अंदर एजेंसीज़ हैं, लेकिन ऑथराइज एजेंसीज़ के पास ही जाएँ। इन एजेंसीज़ के पास डिफरेंट गल्फ़ की और अब्रॉड की कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके साथ प्रोसेस चल रहे होते हैं रिक्रूटमेंट्स के। तो जैसे ही कोई वीज़ा आएगा वो आपको बुला सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि उनको सिर्फ ईमेल एड्रेस पे या वेबसाइट पे CV नहीं भेजनी, आपने उनको विज़िट करना है, जाके उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके एम्बेसीज़, मोफा और HEC से अटेस्टेड होंगे तो वेल एंड गुड। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ दें और उनको कहें कि आपसे रिलेटेड जॉब तलाश करें, और जो भी उनकी फ़ीस होगी वो आप उनको उनकी फ़ीस दें, और इस तरह से भी आपकी आसानी से रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो ये तो बात हो गई आपकी इनिशियल फेज़ में कि आप इनिशियली किस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वो लिंक्डइन है। वो आपके रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं, आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, और वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने से पहले आपने किन स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है। हर टॉपिक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, CV के ऊपर इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और 1-2 हफ्ते में वो भी लॉन्च हो जाएगी। मैं आपको इस वक्त क्योंकि एक जनरल वीडियो बन रही है, आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ओवरव्यू इस तरीके से है कि सबसे पहले अगर आपने गल्फ़ में मूव करना है या अब्रॉड में कहीं भी मूव करना है तो आप लिंक्डइन के ऊपर काम करें। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। शादी हॉल में खींची गई तस्वीरें प्लीज़ ना लगाएं। प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल्स होनी चाहिए, स्पेशली आपके स्किल्स होने चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट्स के अलावा आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस क्या हैं और आपके स्किल्स क्या हैं। स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू के अंदर आप 25 to 30% जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बिहेवियर और आपकी स्ट्रेटजीज़, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपकी टीम प्लेयर कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है। अगर आप उस 70% को अच्छे से इंटरव्यू दे देते हैं तो आपका बाकी 25%, 30% भी कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन आपको लोगों से डील करना ना आता हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, आपसे बात ना की जा रही होता है, रिक्रूटर होता है वो ये समझता है कि अभी इस बच्चे को मज़ीद वक्त दरकार है, शायद 1-2 साल का मज़ीद ये एक्सपीरियंस लेगा तब जाके इस काबिल होगा कि ये गल्फ़ की या अब्रॉड की मार्केट में आ सके। तो सबसे ज़्यादा जो आपको काम करने की ज़रूरत है वो आपके बिहेवियर के ऊपर है और आपके स्किल्स के ऊपर है। इस चीज़ को बहुत आपने इम्प्रूव करना है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो वेबसाइट हैं bath.com है, naukrigulf.com है, इसके अलावा गल्फ़ जॉब्स है। इन वेबसाइट्स के ऊपर मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ इस वक्त कि इस पर आपने अकाउंट बनाना है और इसको आपने लिंक करना है अपने जीमेल के साथ फ़िल्टर्स लगा के जॉब सेक्शन में। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर भी आपने जॉब सेक्शन के फ़िल्टर लगा देने हैं।
फॉर एग्जांपल लैंडस्केप इंजीनियर की जब भी कोई जॉब आए इस पोर्शन के अंदर सऊदी अरेबिया या यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कहीं भी अगर आप गल्फ़ में मूव करना चाहते हैं या अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मूव करना चाहते हैं तो वहाँ का फ़िल्टर लगा सकते हैं। उसको आप लिंक कर दें अपने जीमेल से, ताकि जब भी इस हवाले से इस सेक्टर के अंदर और इस एरिया के अंदर जहाँ आप जाना चाहते हैं उसकी जॉब है तो आपको जीमेल में नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि अमूमी तौर पे हम लोगों के सबके मोबाइल में जीमेल का नोटिफिकेशन ऑन होता है और हमें फ़ौरन रिसीव हो जाता है। और ईमेल एड्रेस वही लिंक करें जो आपके मोबाइल में हो, ताकि आपको साथ के साथ मालूमात मिलती रहे। और एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो अक्सर मैंने देखी भी है, आपकी CV पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर देखा है, बदकिस्मती से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग अपनी CV के ऊपर काम नहीं कर रहे। मेरे पास CVs आती हैं, मैंने लोगों की CVs जाते हुए देखी हैं। कई लोगों के पास लोग कहते हैं कि हमें जॉब्स करनी है, मैकेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है और अप्लाई कर रहे हैं फील्ड जॉब के ऊपर, इरिगेशन की फील्ड जॉब्स के अंदर इरिगेशन इंजीनियर बतौर इंस्टॉलेशन इंजीनियर। एक बात ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आम रूटीन है कि हर बंदे ने एक CV रखी हुई है अपने मोबाइल में और लैपटॉप में। जैसे ही कोई जॉब आती है जस्ट वो टू में ईमेल एड्रेस डालता है, सब्जेक्ट और जो मतन होता है ईमेल का उसने कॉपी किया होता है, कॉपी पेस्ट मारता है और अटैचमेंट में वो CV डालता है और भेज देता है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इससे आप ये ना समझें कि आपको जॉब की कॉल नहीं आ रही, इससे आप डिफेम भी हो रहे हैं, आप बदनाम भी हो रहे हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो है जस्ट कॉपी पेस्ट मार के CVs भेज रहे हैं। मेरी बात समझें कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक लैंडस्केप इंजीनियर की जॉब पर अप्लाई किया और आपने CV भेजी, उस CV के अंदर लिखा था कि मैंने जो है फार्म मैकेनाइजेशन पे एक रिसर्च जर्नल मेरा शाया हुआ है और मैंने PhD की हुई है और मैंने जनाब ये ट्रैक्टर के ऊपर काम किया है या मैंने वीट क्रॉप या कॉटन क्रॉप पे काम किया है। तो उस लैंडस्केप इंजीनियरिंग के रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट को क्या लेना देना है आपकी CV के साथ? वो देखते ही आपकी ईमेल क्लोज करके ट्रैश में डाल देगा। बात समझने की ज़रूरत है। आपको जिस सीट पर अप्लाई करना है आपको अपनी CV उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। आप बिल्कुल सही हैं कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं या आप एग्री ग्रेजुएट हैं, तो आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते इस जॉब के लिए? कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझें कि आप अपनी CV के अंदर लैंडस्केप इंजीनियर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो बेस जो डिग्री होगी वो एग्रीकल्चर इंजीनियर ही होगी, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस लिखेंगे उसके अंदर वो आपका जो लैंडस्केपिंग इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस होगा, लैंडस्केपिंग सुपरविजन का जो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ होगा वो आप उसमें मेंशन करेंगे डोमिनेंटली, और बाकी जो चीज़ों को आप पीछे ले जाएंगे उसका सिर्फ टच देंगे कि मैं ये भी मुझे पता है लेकिन मेजर मेरा काम लैंडस्केपिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है। इसी तरीके से जब आप इरिगेशन इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो बेसिक डिग्री वही होगी एग्रीकल्चर इंजीनियर या एग्री ग्रेजुएट, लेकिन आप बताएंगे कि जनाब मेरा जो मेजर जो मैंने इरिगेशन का सीखा है उसको आप सामने ले आएंगे। तो ये वो टिप्स हैं जिन पे आप वर्क करें, आप अपनी CV को बेहतर बनाएं, ताकि जो रिक्रूटर है, जो रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट है, जब उसके पास CV जाएगी वो आपकी CV को पढ़ना चाहे, देखना चाहे, उसकी मालूमात डिटेल में जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी CV इस तरह कॉपी पेस्ट होगी तो यकीन करें कि हमारे सारे जो भाई हैं वो बस पाकिस्तान में बैठे रहेंगे और वो ये सारा पोटेंशियल गंवा देंगे जो कि गल्फ़ इस वक्त उनको बुला रहा है। गल्फ़ भरा पड़ा है इस वक्त प्रोजेक्ट की जॉब्स के लिए, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत लोग एक लफ्ज़ जो है ना अक्सर डिस्कशन में रहता है, रेफरेंस। मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा। देखिए, रेफरेंस होता है ठीक है, लेकिन रेफरेंस कुछ भी नहीं होता, इस बात को समझें। अगर तो आपका कोई रेफरेंस है ठीक है, और अगर कभी उस रेफरेंस को कोई मौका मिलता है, कोई ऐसी उसके पास अथॉरिटी आती है कि वो आपके स्किल्स को यूज़ करवाना चाहे और वो करवा भी सके, तो वो आपको बुला सकता है। लेकिन रेफरेंस का कभी इंतज़ार ना करें, मेरी बात मानें और मेरे इस बात को बार बार सुने और बार बार समझने की कोशिश करें कि रेफरेंस कुछ नहीं होता। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। 2008 से लेकर 2023 15 साल के अरसे के अंदर जितने मेरे जानने वाले अब्रॉड में बैठे हुए हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, गल्फ़ पूरा भरा पड़ा है मेरे जानने वालों से, मेरे रेफरेंसेस से, और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं। लेकिन यकीन जाने 15 साल में नॉट ए सिंगल पर्सन, कोई ऐसा एक आदमी भी नहीं था जो मेरा इंटरव्यू ही कंडक्ट करवा सका हो। सिर्फ एडवाइस आपको वो दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हर शख्स अपनी जॉब को सिक्योर करने में यहाँ लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट इस हद तक की जाती है कि आपको एडवाइस किया जाता है। आज मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों की सपोर्ट
कर रहा हूँ और आपके लिए वो टिप्स इकट्ठी करके लाया हूँ ताकि आप इन टिप्स पे काम करें और अपनी CV को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने विजन को क्लियर करें कि आपने करना क्या है, आपने जाना कहाँ है। हाँ, कोई रेफरेंस आपका है, उसको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले वो आपको बुला सकता है, सही है, लेकिन उसका वेट ना करें प्लीज़ उसका वेट ना करें। अच्छा तो मैं ये समझता हूँ कि आप खुद से अप्लाई करें, सेलेक्ट हों और वहाँ पहुँच के अपने रेफरेंस को बताएं कि जनाब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, अपनी किस्मत का लोहा मनवाने तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये ज़्यादा अच्छी बात है बजाय इसके कि आप 5 साल 10 साल रेफरेंस का वेट करते रहें और कुछ भी ना हासिल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल आ जाती है तो आपके अंदर आपके जो स्किल्स हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। स्किल्स के अंदर कोशिश करें कि अपनी CV में भी, अपने लिंक्डइन के ऊपर भी और अपने फेस के ऊपर भी अपने स्किल्स को उभारें। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो इस चीज़ का तयन करें कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं। अपनी CVs के अंदर ऊपर वाली सतह पे उन चीज़ों को रखें जिसमें आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, आप फॉलोअप बड़ा अच्छा लेते हैं, तो आप सबसे ऊपर रखें कि मेरी जो स्किल है वो टॉप स्किल मेरी कम्युनिकेशन है। आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, यानी कि जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसको मैनेज कर लेते हैं, तो आप उसको ऊपर रखें। ऐसी चीज़ को ऊपर ना रखें जो जस्ट कॉपी पेस्ट हो, जिसमें आप समझते हैं कि आपको भी सीखने को वक्त दरकार है। एक मेरी बात याद रखें कि दुनिया में कोई शख्स भी माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता। अगर आपको आज एक चीज़ नहीं आती तो कल आ जाएगी, कल नहीं आती तो परसों आ जाएगी, वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके अंदर तड़प होनी चाहिए उस चीज़ को हासिल करने की, आपके अंदर तलब होनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ज़िंदगी तो फ़ानी है और लिमिटेड है, तो क्या फ़ायदा है सब कुछ करके, बस जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखें कि ज़िंदगी और मौत का वक्त अल्लाह ने तयन किया हुआ है। जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक मेरे नज़दीक आपको काम करते रहना है, आपकी टांगों को चलते रहना है, आपके हाथों को काम करते रहना है। और आप पर यह फ़र्ज़ है कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए इतना अच्छा कमाएं कि उनको मोहताज ना होने दें किसी का, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका ना मिले। तो अच्छे से अच्छा कमाना चाहिए। तो सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें, अपनी CV के ऊपर काम करें, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। इसके अलावा जो है अपने स्किल्स इम्प्रूव करें, रेफरेंस को छोड़ दें, अपने बलबूते पे आने की कोशिश करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। एग्रीकल्चर की किसी भी डिग्री से आपका ताल्लुक़ है, सबसे पहले अपना तयन कर लें कि आप कंस्ट्रक्शन फेज़ में काम करेंगे या आप मेंटेनेंस फेज़ में काम करेंगे। एक क्लाइंट कैटेगरी होती है, एक कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी होती है और एक कंसल्टेंट कैटेगरी होती है। सबसे पहले मेरे नज़दीक आप एंट्री लें कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी से। कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ के अंदर काम करें जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं। मिसाल के तौर पे ABC कंपनी है, उसने एक बुर्ज खलीफा का कॉन्ट्रैक्ट लिया मिसाल के तौर पे, उसका एक लैंडस्केपिंग पार्क बनाना है, तो उसके अंदर अप्लाई करके सबसे पहले उसमें जाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट खुद से अपने हाथ से वहाँ पे कर रहे होंगे, अपने हाथ से जो है ना टीम को मैनेज कर रहे होंगे, आपको बेसिक लेवल की चीज़ें सब आ जाएंगी। सेकंड लेवल के ऊपर आप कंसल्टेंट के एंड पे जाएं कि आप कंसल्टेंट कौन होता है, जो कि कंसल्टेंसी देता है, चेक करता है चीज़ों को। उसके बाद आप क्लाइंट एंड पे आ जाएंगे 5-7 साल के बाद, कि जब आप क्लाइंट पे चले जाएंगे तो फिर आप ऑल इन ऑल हो जाएंगे, हर चीज़ के अपर लेवल पे पहुंच गए होंगे आप, कि आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने कैसा काम किया, कंसल्टेंट सही चीज़ चेक कर रहा है नहीं कर रहा, चीज़ों को हैंड ओवर, उसको किस तरीके से उसका हैंड ओवर कैसे लेते हैं, हर चीज़ का आपको आइडिया होगा। तो एक सीक्वेंस से चलें, सिर्फ ये ना करें कि डायरेक्टली जो है मैं क्लाइंट तक पहुंच जाऊं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की क्लैरिटी रखें। मुझे उम्मीद है कि आज की इन जनरल वीडियो जो है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज डाल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हर बंदे को जवाब दूँ, और ये सीरीज़ इंशाल्लाह आगे से आगे चलेगी। मुझे सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। सब्सक्रिप्शन जो है बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका एक दायरा कार फैले और मेरी भी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद मजबूत बना सकूं और लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन जाए जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि मैं समझता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर बहुत से हमारे, इवन के मेरे सीनियर्स भी और हमारे साथ के और हमसे जूनियर्स भी
بہت لوگ باہر گئے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بن پایا۔ ظاہر ہے ہر شخص اپنی زندگی کے اندر بہت مصروف ہے، تو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، اس انیشیٹو کو سپورٹ کریں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، تاکہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں لنکڈ ان کے اوپر بناؤں گا، اور اس کے بعد آپ کے سی وی کے اوپر بناؤں گا، اور اسی طریقے سے ایک پوری سیریز ہوگی جس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ بہت کم وقت میں ایبراڈ موو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا۔ اللہ نگہبان۔